Hello everyone. Now we studied about the same chapter, that is French Revolution. The topic is changed that France become a constitutional monarchy. कि कैसे फ्रांस जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी. ठीक है, मतलब ऐसी मोनार्की, ऐसा राजा का तंत्र जिसमें राजा रूल करता था बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती थी, राजा की पावर को कंट्रोल करती थी. ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था, 4 अगस्त 1789 को राजा ने क्या किया, अपने आप को सरेंडर किया और बोला कि ठीक है, पर नेशनल असेंबली को क्या कर दिया, एक तरह से नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट का दर्जा दे दिया कि अब जो भी पावर होगी वो किसके हाथ में है, नेशनल असेंबली के पास. ठीक है, नेशनल असेंबली ने क्या किया, मोनार्की को एबॉलिश कर दिया. एक डिग्री DEC डिग्री पास किया जिसमें ये था, मतलब कि एक लेटर पास किया, ऑफिशियल लेटर, जिसमें ये था कि राजा के पास अब कोई पावर नहीं है, जो भी है उस पावर को नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी. ठीक है, उसके बाद चर्च की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर दिया गया, मतलब जब्त कर दिया गया. चर्च के पास जो भी प्रॉपर्टीज थी उस प्रॉपर्टीज को भी नेशनल असेंबली ने जब्त कर लिया, जिससे कि बहुत सारे पैसे देश में जनरेट हुए और जो डेब्ट था, जो कर्ज था देश का, वो कम हुआ. ठीक है, उस कन्फिस्केशन के कारण. अब होता क्या है कि जितना सब कुछ तो हमने देख लिया था पिछली वीडियो में भी. 1971 में हुआ क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ कहाँ, फ्रांस में. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1971 होता क्या है, हाँ सॉरी, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ बेटा 1971 नहीं होगा, सॉरी, इट शुड बी 1791. तो होता क्या है, जैसे ही 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होंगे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना बहुत अच्छे से. नेशनल असेंबली जो होगा वो पार्लियामेंट होगा कहाँ का, फ्रांस का. नेशनल असेंबली को इलेक्ट करेंगे इलेक्टर्स, इलेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे एक्टिव सिटीजन्स. एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं, फ्रांस के एक्टिव सिटीजन्स वो होते हैं जो कि 3 दिन के वेजेस, जो कि एक तरह से फार्मर्स के 3 दिन के वेजेस के हिसाब से कमाते हो. ठीक है, पहली बात, जिनका जो टैक्स पे करे फार्मर्स के 3 दिन के वेजेस की इक्वल, वो होंगे एक्टिव सिटीजन्स. ओनली मेन हैज राइट टू बी एन एक्टिव सिटीजन, नंबर 1. नंबर 2, जो कि 3 डेज के इक्वल टैक्स पे करते हो फ्रांस में, नंबर 2. नंबर 3 होगा कि वेमेन्स के पास कोई राइट्स नहीं थे एक्टिव सिटीजन्स बनने के, ना ही चिल्ड्रन बन सकते थे, ना पीसेंट्स एक्टिव सिटीजन्स बन सकते थे, ना फार्मर्स, ना सर्वेंट्स. ओनली एजुकेशन, एजुकेटेड पर्सन है ना, मिडिल क्लास, जो हमने पढ़ी थी एनविसेज मिडिल क्लास, वो मिडिल क्लास ही जो थी वो एक्टिव सिटीजन बन सकती थी, बट उसके कुछ कंसिडरेशन थी, 25 ईयर्स एंड ऑल दैट. तो एक्टिव सिटीजन्स का क्या, कुछ एज लिमिट कर दी गई. एक्टिव सिटीजन्स के पास राइट्स क्या थी कि वो जज को डायरेक्टली सिलेक्ट करते थे. जो जज होता है ना, जुडिशरी का हेड, उसको डायरेक्टली सिलेक्ट करते थे. ठीक है, पहली बात. एक्टिव सिटीजन्स इलेक्टर्स को सिलेक्ट करते थे. इलेक्टर्स कौन होते थे, इलेक्टर्स जो कि नेशनल असेंबली में बैठे हुए लोगों को सिलेक्ट करते थे. हमारे देश में डायरेक्टली जो सिटीजन्स है वो किसको इलेक्ट करते हैं, अपने देश के मिनिस्टर्स को. बट ऐसा फ्रांस में नहीं था. फ्रांस में एक्टिव सिटीजन्स होते थे जो कि इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे. इलेक्टर्स नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे. ठीक है, इलेक्टर्स जो होते थे उनका इलेक्टर्स कौन बन सकता था, पहली बात वही मिडिल क्लासेस वगैरह, जो कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते थे फ्रांस में, वो क्या बन सकते थे, इलेक्टर्स. तो यहाँ आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है. यहाँ आते हैं हम. यहाँ देखो, किंग कंट्रोल करता, किंग के पास वीटो पावर थी, मतलब कि वोटिंग राइट था. अगर कोई वीटो पावर, अगर किंग ने मना कर दिया तो वो लॉ जो है वो पास नहीं होगा. वीटो पावर था नेशनल असेंबली में. नेशनल असेंबली लेकिन किंग को क्या करती थी, कंट्रोल भी करती थी. ठीक है, साथ ही साथ नेशनल असेंबली मिनिस्टर को भी क्या करती थी, कंट्रोल करती थी. यहाँ लिखा हुआ है मिनिस्टर, मिनिस्टर्स को भी क्या करती थी, कंट्रोल करती थी. तो क्या है, ये एक तरह का सिस्टम ऑफ वर्क है कहाँ का, फ्रांस का, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ 1791 कॉन्स्टिट्यूशन. बेटा इट्स 1791. ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको. उसके बाद हम आते हैं, एक है फंडामेंटल जैसे राइट्स ऑफ चार्टर है ना, एक तरह से मैन एंड वुमेन्स राइट जो है ना, एक तरह से राइट ऑफ सिटीजन्स का चार्टर भी था. डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड वुमेन राइट्स, ये है आपको, ये देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड वुमेन. ये जो राइट्स है, इस राइट में बताया गया है कि सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स है. ठीक है, सिटीजन जो है, राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. ठीक है, राइट टू अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव राइट टू
मेक देयर ओन डिसीजन, राइट टू प्रॉपर्टी। ये जिस तरह से हमारे देश में फंडामेंटल राइट है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, वैसे ही 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रांस की, उसने भी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए थे, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड राइट में लिखा हुआ है। आप पेज नंबर 11 में देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बस इसको एक बार डिटेल में आपको रीड करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपका हाउ फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म होता है, ठीक है। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट, अब हमारा न्यू टॉपिक है फ्रांस ऑब्लिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। ना नंबर 1 होता क्या है कि जैसे ही ये पता चलता है बाकी देशों को आसपास के कि जो फ्रांस में मोनार्की को डिमोलिश कर दिया गया है, ओवरथ्रोन कर दिया गया है, जिसके चलते क्या होता है आसपास के जो देश रहते हैं जैसे प्रशिया, ऑस्ट्रिया, वो किंग जो रहते हैं वो घबरा जाते हैं कि अब फ्रांस में जिस तरह का इंसिडेंट हुआ है वैसे कहीं हमारे देश में मूवमेंट्स ना होने लगे और हमारे देश में भी अटैक स्टार्ट ना हो जाए और हमारे देश में भी मोनार्की को ओवरथ्रोन ना कर दिया जाए। उसके चलते क्या होता है कि लुइस 16 खुद पावर में आने के लिए सीक्रेट निगोशिएशन करता है विद द किंग ऑफ प्रशिया, ठीक है। उतने में ही क्या होता है, किंग ऑफ प्रशिया के साथ सीक्रेट निगोशिएशन मतलब कि एक तरह से बातचीत करता है कि आप हमारे देश में लोगों को भेजिए अटैक करने के लिए, ताकि हमारे देश के जो लोग हो वो थोड़े कंट्रोल में आ जाए और कम से कम मैं वापस राजा बन पाऊं, मतलब मेरी पावर कोई नेशनल असेंबली कंट्रोल ना करे। तो इस तरह की बातें होती है प्रशिया के किंग के साथ। इतने में ही क्या होता है, और बाकी साथ में बाकी किंग जो रहते हैं वो भी डर रहे होते हैं कि हमारे देश में भी ऐसे मूवमेंट्स ना होने लगे, तो वो भी क्या करते हैं, भेजते हैं कई सारे मिलिट्रिकल ट्रूप्स है ना, मिलिशिया को कहाँ, मिलिट्रीज को कहाँ, फ्रांस में। होता क्या है कि उस फ्रांस में अब जब ट्रूप्स पहुंच जाते हैं तो 2 तरह से वार होती है ना, वार होना स्टार्ट होती है कॉमन पीपल के बीच में और द पीपल एंड द किंग। इनके ट्रूप पहुंचाने के पहले ही क्या होता है, जो नेशनल असेंबली रहती है वो क्या कर देती है, अनाउंसमेंट कर देती है, एक डिक्री पास कर देती है कि हम क्या प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या करेंगे, अटैक करेंगे या वॉर करेंगे। नेशनल असेंबली अनाउंस करती है, जैसे ही अनाउंस करती है ट्रूप आते हैं ऑस्ट्रिया और प्रशिया से, और हमारे जो फ्रांस के देश के जो लोग रहते हैं उनकी लड़ाई होती है किंग्स से। किंग्स से मतलब कि किंग की आर्मी से। तो इसको ऐसा देखा जाता था कि जो कॉमन पीपल है वो किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, ऑटोक्रेसी के खिलाफ, राजा तंत्र के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ इस वॉर को इस तरह से देखा गया, ठीक है। और जो वो लोग थे है ना, कई सारे लोग जो थे, लोगों ने समझा कि जो हमारी लड़ाई हो रही है जो मिलिट्री मैन से, वो जो लड़ाई है वो हमारी राजा के खिलाफ है, अगर हमने आज इनको हरा दिया तो राजा भी अपने आप हार जाएंगे। तो ये जो वॉर थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती है। किस तरह से खत्म होती है वो आगे है। अभी हम देखते हैं कि इस वॉर में क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं। देखो, पेरिस से बहुत सारे लोग है ना, फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, वहां से बहुत सारे लोग ग्रुप में आते हैं ट्रुप बनाकर और अटैक करते हैं, वॉर करते हैं कई सारे आर्मी मेंबर्स से जो किंग के रहते हैं, अटैक करते हैं। और वो आते हैं जब पेरिस से ट्रुप बनाकर, तो वो एक गाना गाते हैं जिसे कहा जाता है ला मार्शलिस, जिसको कंपोज किया है और जिसको रखा है और जिसको गाया है रॉबर्ट डे इसले ने। रॉबर्ट डे इसले, ठीक है, इज अ फ्रेंच पर्सन जिसने क्या ये गाना लिखा था मार्शलिस, जो आज फ्रांस का नेशनल एंथम बन चुका है, ठीक है। ला मार्शलिस, इसका पूरा नाम है ला मार्शलिस, है ना, या ला मार्शलिस या ले मार्शलिस। तो इतना ये इंसिडेंट होता है, गाना गाते हुए लोग आते हैं, नेशनल एंथम बन चुका है, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, अब लोगों ने जब लड़ाई करना स्टार्ट करी कॉमन पीपल्स ने, तो वो ये लोगों ने ठान लिया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1791 का, उसमें सिर्फ रिच पीपल को ज्यादा फायदा दिया गया था, इलेक्शन के अधिकार नहीं दिए जा रहे थे पुअर पीपल्स को। तो पुअर पीपल्स ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया और पुअर पीपल ने, कई सारे पुअर पीपल्स ने क्या किया, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और नेशनल असेंबली को गिराने की भी कोशिश करी और साथ ही साथ राजा को भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, ठीक है। जैसे ही राजा का एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हुआ, तो राजा का एग्जीक्यूशन की स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो, पुअर पीपल में सिर्फ मेन नहीं आते थे, वुमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया। वुमेन्स के भी कई सारे क्लब थे, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। बहुत सारे वुमेन्स के क्लब थे, वुमेन्स के जो क्लब थे उन लोगों ने वो लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और एक वेमेन थी जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वेमेन्स राइट भी लिखा था, उनको फिर बाद में जेल कर दी गई थी, प्रिजनमेंट दे दिया गया था। तो पुअर पीपल्स में मेन के साथ साथ वुमेन्स ने पार्टिसिपेट किया। ये जो पुअर पीपल थे इनने कई सारे क्लब बनाए, उनमें से एक क्लब था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब बहुत फेमस था और ये जो जैकोबिन नाम था वो सेंट जैकोबिन, एक क्लर्जी के नाम पर रखा गया था, वो बहुत अच्छे थे, सेंट जैकोबिन के नाम पर रखा गया, ठीक है। एक सेंट थे जो सेंट जैकोबिन क्लब, जो जैकोबिन क्लब था, उस क्लब का जो लीडर था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पिएरे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पिएरे,
मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इस क्लब का लीडर था और इसी ने इस मूवमेंट को लेड किया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का जो क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। इस क्लब के लोगों की एक खासियत थी कि ये लोग जो मूवमेंट में क्या कर रहे थे, फुल ट्राउजर्स पहन के, स्ट्रिप वाले है ना, फुल स्ट्रिप वाले ट्राउजर पहन के क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, अपना एजुटेशन दिखा रहे थे। मतलब कि इनके लिए क्या था, एक तरह का एक लोगो बन चुका था फुल स्ट्रिप के ट्राउजर पहनना, ठीक है। और ये क्या करते थे, सिर्फ ट्राउजर्स पहनते थे और शर्ट, और ऊपर रेड कलर की कैप लगा के रखते थे। तो ये क्या थे, ट्राउजर्स, फुल ट्राउजर्स पहनते थे। और ये ट्राउजर्स ये लोग इसलिए पहनते थे ताकि ये इलाइट फैमिलीज से अपने आप को डिफरेंस कर सके। इलाइट फैमिलीज कौन, जो बहुत बड़े रिच फैमिलीज के लोग थे, जो क्या करते थे, नी ब्रीचेस के साथ, मतलब कि क्या घुटने तक के पैंट्स रहते हैं, उसके ऊपर आपको शूज पहनना पड़ता है। आपने देखा होगा फॉरेनर्स को, आपको मैं फोटोज भी भेजूंगा व्हाट्सएप में जब, तो नी ब्रीचेस जो विदाउट नी ब्रीचेस पहनते थे, तो जिसके कारण ये अपने आप को डिफर कर पाते थे और ये अगेंस्ट थे रिच फैमिलीज के और साथ ही साथ किंग के, ठीक है। 1792 में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने इंसरेक्शन स्टार्ट किया। इंसरेक्शन मतलब कि विद्रोह के लिए अनाउंसमेंट कर दी कि अब हम राजा के खिलाफ और मोनार्की के खिलाफ क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। हुआ ये कि क्या उन लोगों ने 10 अगस्त 1792 में ही पैलेस ऑफ टॉलरेंस गिरा दिया, ठीक है, पैलेस ऑफ टॉलरेंस गिरा दिया जो कि फ्रांस में है। उसके बाद 21 सितंबर 1792 में 21 सितंबर 1792 में क्या हुआ, नेशनल असेंबली को हटा दिया गया, किंग के पूरे मेंबर्स को कैद कर लिया गया, क्वीन मैरी एंटोनेट को कैद कर लिया गया, उसके पूरे मेंबर्स को कैद कर लिया गया 1792 के इंसरेक्शन के बाद। और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया कि 1793 को किंग को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, फांसी लगा दी जाएगी, क्योंकि इसने क्या किया है, देश के साथ गद्दारी करी है, देश के साथ गलत काम किया है और देश को धोखे में रखा है और बाकी देशों के साथ निगोशिएशन करा, क्या करा, और एक तरह से ट्रुप बनाया और हमारे देश में भेजा। तो किंग और उसकी फैमिली, मैरी एंटोनेट, किंग और उसके बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को एग्जीक्यूट कर दिया गया। और यहाँ पूरा का पूरा क्या हुआ, पूरा का पूरा फ्रांस में जो मोनार्की थी वो खत्म हो गई। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 21 ईयर्स के लोग जो है वो वोट दे सकते हैं, हर व्यक्ति के पास वोट देने का अधिकार है। विमेन्स बस वोट नहीं दे सकती, सारे पुरुष वोट दे सकते हैं 21 ईयर्स के बाद, बिना किसी बेसिस के, किसी भी कास्ट में हो, किसी भी कलर के हो, बस वो 21 ईयर्स के होने चाहिए और वेमेन नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ कोई मतलब नहीं कि कितना वेजेस पे करते हो, कितना टैक्स पे करते हो, पर 21 ईयर्स के बाद जितने भी मैन हैं वो वोट दे सकते हैं। एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन की स्टोरी भी यहाँ एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन की स्टोरी भी खत्म होती है कि एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का भी कोई लेना देना नहीं था इस वोट के साथ, ठीक है। तो एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन वाला वो वोटिंग सिस्टम कैंसिल होता है जैसे ही कन्वेंशन आता है। 21 सितंबर 1792 में नेशनल असेंबली का नाम मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बदलकर क्या रखता है, कन्वेंशन, CONVENTION, कन्वेंशन रखता है जो इज अ फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट। कन्वेंशन यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, कन्वेंशन रखता है। कन्वेंशन रखने के बाद ये क्या करता है, कन्वेंशन रखता है 21 सितंबर 1792 में और 21 ईयर्स के लोगों को क्या कर देता है, वोटिंग अधिकार देता है, एक्सेप्ट वुमेन्स को छोड़ के, महिलाओं को छोड़कर। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा क्या खत्म होता है और राजा भी एग्जीक्यूट हो जाता है, राजा मर जाता है, रानी मर जाती है, पर कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होता है। आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए। टिल देन बाय।